नमस्कार दोस्तों, अकाउंट चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश में आज फिर से हम एक और नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भारतीय साझेदारी कानून 1932 के प्रावधान। फिर से दोस्तों मैं नाम पढ़ता हूँ इसका, कौन सा टॉपिक है हमारा, भारतीय साझेदारी कानून 1932 के प्रावधान। हमने अगले लेक्चर में मतलब इसके पहले के लेक्चर में क्या सीखा था, तो साझेदारी करार पत्र के बारे में हमने अभ्यास किया था। अब आपको पता हो तो साझेदारी करार पत्र जो है, साझेदारी करार पत्र जो है उसमें सारी बातें लिखी होती है और जिसके आधार पे पेढ़ी का संचालन होता है। साझेदारी करार पत्र के आधार पर पेढ़ी का संचालन होता है। अब आपको ये भी पता है दोस्तों कि साझेदारी करार पत्र लिखित या मौखिक दोनों तरीके से बनाया जाता है। साझेदारी करार पत्र लिखित या मौखिक दोनों तरीके से बना सकते हैं। समझना जरा ध्यान से दोस्तों, यदि साझेदारों ने करार पत्र लिखित में बनाया हो, किसमें, लिखित में, तो भविष्य के अंदर यदि कोई भी समस्या या साझेदारों के बीच में कोई भी मतभेद होगा तो उसका निवारण हो पाएगा, क्योंकि हमने करार पत्र लिखित में बनाया है। किंतु यदि साझेदारों ने करार पत्र मौखिक बनाया हो, साझेदारों ने करार पत्र कैसा बनाया हो, मौखिक, और साझेदारों के बीच में यदि कोई मतभेद होता है, उनके बीच में कोई समस्या होती है, तो उसका निवारण करार पत्र के आधार पे हो पाएगा नहीं। तो उस टाइम पे समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब करार पत्र मौखिक बनाया हो और साझेदारों के बीच में मतभेद होता है, तो उसका निवारण करने के लिए साझेदारी कानून के अंदर हमें प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के आधार पर आपको साझेदारों के बीच हुए मतभेद का निवारण करना है। फिर से दोस्तों शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि जब करार पत्र लिखित हो तो साझेदारों के बीच में कोई भी समस्या होगी उसका निवारण हो पाएगा, पर यदि करार पत्र मौखिक हो तो साझेदारों के बीच में होने वाले मतभेदों का निवारण हो सकता नहीं है। तो उसका निवारण कैसे किया जाए, निवारण कैसे करें, तो वो करने के लिए हमने कानून के अंदर क्या दिए गए हैं, प्रावधान। इन प्रावधानों के आधार पे हमें साझेदारों के बीच में हुए मतभेदों का निवारण करना है। तो दोस्तों शॉर्ट में प्रावधान कब लागू करने हैं, करार कैसा हो, मौखिक। तो 7 प्रावधान हमें दिए गए हैं, उनको तब भी लागू करना है जब करार पत्र कैसा बनाया हो, मौखिक। तो 7 प्रावधानों को मैं समझाता हूं। पहला प्रावधान है, और दोस्तों हम समझ के लिए मान लेते हैं
कि साझेदारी के अंदर 3 साझेदार हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। 3 साझेदार ए, बी और सी है। तो पहला प्रावधान है, पेढ़ी के प्रत्येक साझेदार द्वारा पेढ़ी में लाई जाने वाली पूंजी आपसी समझ से निश्चित होगी। तो दोस्तों, जब करार पत्र मौखिक हो तो कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लाएगा उसके बारे में कानून में कुछ कहा नहीं है। कानून में क्या लिखा है कि साझेदार आपसी समझ के द्वारा पूंजी लाएंगे। मतलब ए कितनी लाएगा, बी कितनी लाएगा, सी कितनी पूंजी लाएगा, वो लोग आपसी समझ के आधार पर निश्चित करेंगे। वो लोग आपसी समझ यानी परस्पर समझौते के आधार पे निश्चित करेंगे कि कौन कितनी पूंजी लाएगा। मतलब जब करार पत्र मौखिक हो तो साझेदार कितनी पूंजी लाएगा उसके बारे में कानून में कुछ कहा नहीं है। साझेदार परस्पर या आपसी समझौते के द्वारा निश्चित करेंगे। दूसरा प्रावधान, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, पूंजी पर ब्याज चुकाना नहीं है। दोस्तों, आगे हमारी बात हुई थी, हम कौन है, पेढ़ी, और मालिक कौन है, साझेदार। तो क्या कहा है यहाँ पे, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज चुकाना नहीं है, पूंजी पर ब्याज चुकाना नहीं है। जब आपका करार पत्र मौखिक हो, मतलब कुछ लिखा ना हो, तो पूंजी पर ब्याज देना नहीं है। उसी तरीके से साझेदारों द्वारा पेढ़ी में से किए गए आहरण पर कोई ब्याज वसूल करना नहीं है। बराबर, पूंजी पर ब्याज चुकाना नहीं है, आहरण पर ब्याज वसूल नहीं करना है। जब करार पत्र मौखिक हो तब। नंबर 4, साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण यानी बंटवारा समान भाग में यानी समान अनुपात में करना है। मतलब दोस्तों, जब करार पत्र मौखिक हो, लाभ हानि कैसे बांटना है उसकी कोई जानकारी ना हो, तो लाभ हानि का वितरण कैसे करेंगे, समान भाग में करेंगे। नंबर 5, साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक देना नहीं है। मतलब दोस्तों, करार पत्र हमारा मौखिक हो, कुछ लिखा न हो, तो साझेदार पेढ़ी में काम करेगा, फिर भी उसे वेतन मिलेगा नहीं। यदि करार पत्र लिखित हो और अंदर लिखा हो कि साझेदार ए को 5,000 मासिक वेतन देना है, तो ही उसे वेतन मिलता है। करार पत्र मौखिक हो और साझेदार ए काम करता हो, फिर भी उसको वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक कुछ भी दिया जाएगा नहीं। नंबर 6, साझेदार द्वारा पेढ़ी को दी लोन पर यानी पेढ़ी ने लोन ली है, पेढ़ी ने लोन ली है, किसके पास से, साझेदार के पास से। तो समझना दोस्तों, आगे भी करार पत्र में ये आया था कि यदि पेढ़ी यानी हमने साझेदार यानी मालिक
के पास से लोन ली हो और उस लोन पर ब्याज के प्रतिशत का उल्लेख न हो तो वार्षिक 6% ब्याज देना है। फिर से दोस्तों समझाता हूं। हमने यानी पेडी ने साझेदार के पास से लोन ली हो और उस लोन पर मानो ब्याज के कोई प्रतिशत का उल्लेख न हो तो 6% ब्याज वार्षिक देना है। पर यदि लोन लेते समय लिखा हो कि वार्षिक 10% ब्याज देना है तो 10% ब्याज चुकाना पड़ेगा। पर यदि कोई उल्लेख न हो, करार आपका मौखिक हो, तो साझेदार द्वारा दी गई लोन पर वार्षिक 6% ब्याज देना है। लास्ट नंबर 7, यदि किसी साझेदार ने पेडी के लिए योग्य खर्च किया हो तो वह लेने का उसे अधिकार है। उसका मीनिंग क्या है दोस्तों? मानो साझेदार बी पेडी के काम के लिए बॉम्बे गया है। साझेदार बी पेडी के काम के लिए बॉम्बे गया हो और वो पेडी में से 5,000 लेके गया है। बॉम्बे गया है 5,000 लेके, पर वहां जाके उसने खर्च किया है 10,000। तो वो ले गया था कितने? 5,000। खर्च किया कितना? 10,000। और खर्च पेडी के लिए किया है। खर्च पेडी के लिए तो उसने अपनी जेब में से कितना खर्च किया है? 5,000। और किसके लिए किया है? पेडी के लिए। तो ये रकम उसे वापस लेने का अधिकार है। मतलब यदि साझेदार पेडी के लिए कोई खर्च करता है तो वो रकम उसे वापस लेने का अधिकार होता है। पर यदि साझेदार बी ये 5,000 ज्यादा जो खर्च किया है वो अपने निजी उपयोग के लिए उसने खर्च किया होता तो ये खर्च उसे वापस मिलता नहीं। पर यदि वो खर्च उसने पेडी के लिए किया हो तो वो खर्च उसे वापस लेने का अधिकार होता है। फिर से दोस्तों शॉर्ट में समझा देता हूं। कानून के प्रावधान कब आपको उपयोग में लेने हो? जब करार मौखिक हो तब, लिखित हो तब नहीं। ओके, 7 प्रावधान है। पूंजी आपसी समझ से वो लोग लाएंगे। पूंजी पर ब्याज चुकाना नहीं है, आहरण पर ब्याज वसूल नहीं करना है। लाभ हानि का वितरण समान भाग में करना है। किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक चुकाना नहीं है। यदि पेडी ने साझेदार से लोन ली हो और उस पर ब्याज के प्रतिशत का कोई उल्लेख न हो तो 6% ब्याज चुकाना है। और लास्ट में यदि साझेदार बाहर जाता है और पेडी के लिए कोई खर्च करता है अपने पर्स में से या अपने पॉकेट में से, साझेदार कोई खर्च करता है पेडी के लिए करता है, अपने पॉकेट में से करता है, तो वो खर्च उसे वापस लेने का अधिकार होता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं।